शुरुआत हम करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में जमीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी के संगीन आरोप सामने आए हैं। ये आरोप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे हैं। आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा और यह खरीदारी हुई महज 10 मिनट में। पहले 2 लोगों ने जमीन को 2 करोड़ में खरीदा और फिर आरोप यह है कि इन 2 लोगों से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी। दोनों एग्रीमेंट एक ही दिन हुए। आपको हम समय के साथ, तारीख के साथ ये पूरा जो लेन देन हुआ वो भी दिखा रहे हैं। दोनों एग्रीमेंट एक ही दिन हुए। कुसुम पाठक से राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन 2 करोड़ में खरीदी और इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन आरोपों को गलत बताया है। तरह से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 3 किरदार इसमें सामने आते हैं। कुसुम पाठक, राजू तिवारी और तीसरा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिस पर आरोप लगे हैं। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से इन आरोपों को निराधार बताया गया है। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं। लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। फिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। पैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़, 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं, जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ। तो आरोप प्रत्यारोप आपने यहां सुने, लेकिन आरोप बेहद गंभीर हैं जो ट्रस्ट पर लगाए गए हैं। ट्रस्ट ने उसे निराधार बताया है। लेकिन इस बीच अब सवाल ये कि अगर आरोपों की ये तस्वीर सामने दिखाई दे रही है तो यहां से जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। उनके साथ अयोध्या के मेयर भी इस वक्त हैं। कुमार, देखिए, आरोप तो बहुत बड़े हैं। मिनटों में अगर करोड़ों के ये सौदे हुए हैं तो यकीनन ये ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं इनको बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। जो किरदार सामने आ रहे हैं वो भी शक के दायरे में आते हैं। अभी अयोध्या में क्या स्थिति है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या समझ में आ रहा है? देखिए मीनाक्षी, जो किरदारों के बीच जिनकी भूमिका रही है वो उनमें एक नाम अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी रहा है, क्योंकि ये दोनों डील में जब वो जमीन की रजिस्ट्री की गई और जब ट्रस्ट ने इसका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया, वो चाहे 2 करोड़ वाली रही हो या 18.5 करोड़ वाली रही हो, इस दोनों में विटनेस है अयोध्या के मेयर।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं। मेयर साहब, ये बताइए कि ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 18 मार्च की शाम को 2 करोड़ में एक जमीन रजिस्ट्री होती है जिसमें आप विटनेस हैं, और जैसे ही ये जमीन रजिस्ट्री होती है 5 मिनट के बाद ट्रस्ट को ये रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हो जाता है 18.5 करोड़ का। तो ये कौन सा मामला है, क्या खेल है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उस विषय में क्लियर किया है कि वह भूमि वर्षों पुराने उनके रजिस्टर्ड अनुबंध थी। उन्होंने रजिस्टर्ड अनुबंध के अनुसार उस जमीन को अपने नाम कराया और ट्रस्ट को उनसे अनुबंध किया है, और ट्रस्ट ने उसको शाम को ही क्लियर कर दिया है। मैं तो मेयर के नाते केवल उसी महीने में सब में विटनेस हूँ। जो भी मंदिर जो विस्तार हो रहा है, जो उसका वास्तु दोष है, रिटर्निंग वाला है, सब में मैं विटनेस हूँ। तो ट्रस्ट ने जो क्लियर किया है अनुबंध के नाते, तो ये क्या क्लियर किया? ये विटनेस वो ट्रस्ट बताएगा, आज वो क्लियर करेगा, आपके पास जाएंगे जिन लोग ट्रस्ट। तो हम तो विटनेस इस बात के हैं कि जो पैसा ट्रांजैक्शन किया गया उसमें तो एज ए मेयर के नाते मैंने उसमें विटनेस किया है। जो कॉमन मैन है वो इसी चीज को तो जानना चाहता है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई शाम को 7 बजे और 5 मिनट के बाद उसी जमीन का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है 18.5 करोड़ का हुआ। ट्रस्ट ने बता दिया कि वर्षों पुराना रजिस्टर्ड अनुबंध है। जिस बात की वो 10 मिनट की बात बता रहे हैं, हो सकता है वो 10 साल की बात हो। वो तो ट्रस्ट क्लियर करेगा, जिन लोगों ने लिया दिया है वो तो क्लियर हो जाएगा। वो तो इसी बात को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम, और जो लोग कर रहे हैं वो तो राजनीतिक लोग हैं। वो तो क्लियर हो जाएगा ना। जिनको भगवान राम से भी दिक्कत, ऐसे लोगों ने मुद्दा उठाया है, वो तो क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट ने लिख के दिया है कि वर्षों पुराना रजिस्टर्ड अनुबंध था। आपके पास होगा तो देख लीजिए। तो कितने का अनुबंध था और क्या अभी जो किया गया वो क्या मार्केट रेट पर किया गया, क्या है वजह? ये तो ट्रस्ट ही बताएगा। आप ट्रस्ट वहां मार्केट रेट क्या है आप स्वयं जाके देख सकते हैं। अयोध्या में 4 गुना पर सरकार नव्य अयोध्या की जमीन ले रही है, एयरपोर्ट की जमीन ले रही है। आप अगल बगल हैं, जाके देख लीजिए क्या मार्केट रेट वहाँ क्या पे लिया गया। अभी दूध आप स्वयं उसको क्लियर कर लेंगे। आपके हिसाब से एक दिन की जो ये रजिस्ट्री में दोनों मामले आए हैं, दोनों में 9 गुने का फर्क है, इसका कोई जमीनी आधार नहीं? कोई जमीनी, ट्रस्ट ने लिख दिया वर्षों पुराना है। वो देखिए कितने वर्ष का उसका रजिस्टर्ड अनुबंध है, वो किन कारणों से उस दिन रजिस्ट्री कराएं तो वो बताएंगे। इसीलिए तो ट्रस्ट पे भी सवाल उठता है। हाँ, वो बता देगा ना। ट्रस्ट ने तो बता दिया वर्षों पुराना रजिस्टर्ड अनुबंध है। ये नहीं बताया कि कोई जबानी है। रजिस्टर्ड अनुबंध है, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री कराई गई है तो उसमें, और ट्रस्ट ऑनलाइन पैसा दिया है, उनके खाते में दिया। इसमें तो कोई होने का सवाल ही नहीं उठता। कहा जाता है कि ये पहली ये जो जमीन थी ये कुसुम पाठक की थी, जिसे ये रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी ने अपने नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उसके बाद ट्रस्ट ने उसको कराया। जब आप ये जान रहे हैं कि उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, आप बता, ट्रस्ट ने बताया ना, हम तो आप अरे ट्रस्ट ने बताया वर्षों पुराना अनुबंध है तो क्लियर होगा। आपको पेपर भी मिलेंगे, ट्रस्ट क्लियर करेगा। अभी बैठकें चल रही हैं। मैं तो केवल विटनेस हूं और सभी जगहों विटनेस हूं। जो भी मंदिर होते हैं उनमें मेयर के नाते में विटनेस रहता हूं। तो ट्रस्ट के भी तो अनिल मिश्रा भी विटनेस है उसमें। तो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी विटनेस नहीं कर सकता क्या? तो ट्रस्टी 2 प्राइवेट पार्टी के बीच क्यों विटनेस करेगा? कि मैं जो विटनेस होता है कि यह पैसा इनको दिया गया, हम इस चीज का विटनेस करते हैं। मैं बता रहा हूं ट्रस्ट क्लियर करेगा। आपको लगता है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? कोई दशमलव की गड़बड़ी नहीं है, केवल राजनीति से प्रेरित है। लेकिन कंफ्यूजन तो हुआ, भ्रम फैलाया गया है, भ्रम दूर हो जाएगा। चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कह रही है कि बहुत बड़ा एक मैसिव स्कैम है। आपको लगता है? अब वो क्या कह रहे हैं और कई महीने से क्या कह रहे हैं, आप सब भी बुद्धिजीवी हैं। एक बहुत बड़े चैनल के जो है आप यहाँ के यूटी के हेड हैं, वो कैसे लोग हैं आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने जो पॉइंट उठाया है उसमें दम नहीं। वो दम क्लियर हो गया जो क्लियर कर दिया प्रेस विज्ञप्ति में। वर्षों पुराना अगर वो 10 साल का अनुबंध हो
वो तो केवल उस दिन की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि आप मेयर के नाते आप सब में विटनेस होते हैं, लेकिन मेयर के नाते आप प्राइवेट दो लोगों की डील के बीच कैसे विटनेस बन गए? जो अगर कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच अगर कोई अग्रीमेंट हुआ तो उसमें आप कैसे विटनेस हो गए? आप ट्रस्ट के विटनेस हो सकते हैं। वो जो भी जमीनें वहां ली, मैं बता रहा हूं, मैं जितना भी वहां हुआ है ट्रस्ट ने किया है, सब में हूं मैं विटनेस। और विटनेस इसी बात का होता कि ये लेन देन इनका हुआ, हम लोगों ने कर दिया। 2 करोड़ वाले में तो आप वो तो बिल्कुल प्राइवेट लोगों के बीच उन्होंने उससे पहले ही ट्रस्ट को उन्होंने सहमति दी थी, उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, वो सारी चीज ट्रस्ट क्लियर किया, मैं केवल विटनेस हूँ। आखिरी बात, आपको नहीं लगता है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है? कुछ केवल ये राजनीति से प्रेरित है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो मीनाक्षी देखिए, साफ तौर पर जो मेयर हैं अयोध्या के, उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाया गया है, राजनीति से प्रेरित है, और जिन बातों को हम उठा रहे हैं, जहां कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रस्ट ने एक प्रेस रिलीज करके जारी करके ये बताया है कि ये पुराना अनुबंध है, और आने वाले समय में यानी कि आज ही किसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जो है ट्रस्ट और बातों को साफ करेगा। और अब बात राजस्थान की सियासत की। खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट को मनाने और गहलोत को झुकाने की कोशिशें जारी हैं। खुद गांधी परिवार एक्टिव है। पायलट दिल्ली में डटे हैं और प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं। सचिन पायलट 2 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हैं। शायद सोच कर आए हैं कि अब की बार इस पार या उस पार। उन्होंने खुद चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके समर्थकों ने लगातार पार्टी आला कमान पर दबाव बनाकर रखा है। इसके बारे में पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब भी है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हो रहा है। जितिन प्रसाद के जाने के झटके से कांग्रेस आलाकमान सख्ते में है, लिहाजा सचिन पायलट से सुलह समझौते की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। आज किसी भी वक्त सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 दिनों से प्रियंका लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है। पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थता का काम कमलनाथ को सौंपा है। पायलट समर्थक 4-5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया, लेकिन वो राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं। बताया जाता है कि सचिन पायलट को पार्टी के महासचिव पद का ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। और आज का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 2022 के चुनाव की जो रणनीति है वो यहाँ पे की जाएगी। गुजरात में 2022 का चुनाव जो हो रहा है उसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और लगातार जो अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है वो यहाँ पे खास करके गुजरात में अब अपना राजनीतिक जमीन तराश रही है। उसको देखते हुए यहाँ पे ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही है। आज गुजरात प्रदेश का जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसका भी यहाँ पे इनॉग्रल किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ जो बड़े नाम है गुजरात के, जिसमें एक पूर्व पत्रकार भी है, वो भी आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो तैयारियां हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए की जा रही है। माना जा रहा है कि सूरत में 27 सीट आने के बाद कॉर्पोरेशन के चुनाव में अब आम आदमी पार्टी विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गंगर,
अहमदाबाद आज तक। वीकली बाजार भी खोले जा रहे हैं और इसके अलावा रेस्तरां में भी अब 50% ग्राहकों के साथ उन्हें खोला रखा जाएगा। आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब क्या क्या अनलॉक हो रहा है। मॉल्स को खोल दिया गया है। इसके अलावा सैलून और ब्यूटी पार्लर जो पिछले दौर में नहीं खुल पाए थे, आज से उन्हें भी छूट है। अब सभी दुकानें खुलेंगी, यानी जो ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने रखा था उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। तो बाजारों में सभी दुकानें खुल सकती हैं। रेस्तरां में अब 50% क्षमता के साथ डाइनिंग यानी खाने के लिए परमिशन दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है। निजी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात के लिए जो भी वाहन है उन्हें पूरी तरह से खोल दिया गया है। मेट्रो और बसेस दिल्ली में 50% क्षमता के साथ चलेंगी। इसके अलावा ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सीज, इसके लिए भी छूट अब आगे दे दी गई है। धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला ले लिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस खुलेंगे, लेकिन यहां पर अभी आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। जो नियम से वहां पर पूजा अर्चना, प्रेयर होती हैं वो होती रहेंगी, लेकिन आम लोग नहीं जा पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में पाबंदियां अभी भी क्या क्या हैं। थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल अभी भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इन्हें खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सामाजिक राजनीतिक सभाएं किसी भी तरह की अभी अनुमति नहीं है। सांस्कृतिक धार्मिक जमावड़ों को भी किसी तरह की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पा, इन सबको अभी बंद रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस भी अभी बंद हैं। लेकिन दिल्ली में सुधरते हालातों की भी इस तस्वीर पर जरा आप नजर डालिए। मौत की दर जो मई के पहले हफ्ते में 11% के करीब थी, मई के एक हफ्ते में, वो आज की तारीख में 1.73% है। तो ये जो परिवर्तन आया है उसके बाद पाबंदियों से छूट सरकार ने देने का फैसला किया। पहला दौर जो अनलॉक का शुरू हुआ था वो 31 मई को शुरू हुआ था, जिसमें फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति दी गई थी उन्हें खोलने की। इसके बाद दूसरा दौर 7 जून से शुरू किया गया, जब शर्तों के साथ दफ्तर और दुकानों को खोला गया। ऑड इवन फॉर्मूला इसी दौरान लागू किया गया था। और आज से अनलॉक के तीसरे फेज की शुरुआत हो रही है, तीसरा दौर, जब बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आज से दिल्ली के बाजारों में जाइए, मगर नियमों की धज्जियां न उड़ाइए। होटल में बैठकर खाना भी खाइए, मगर लापरवाही से बचिए बचाइए। क्योंकि दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त तो मिली है, मगर ये किश्त ये नहीं कहती कि कोरोना खत्म हो गया। तो राजधानी वालों, जान लो कि आज से दिल्ली में क्या क्या खुल गया। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त
पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, एलजेपी में जो बगावत हुई है उसे लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त पशुपति पारस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। और उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। देखिए, चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहें। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारे पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। आप लोग चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे? चुनाव आयोग को वो एक आदमी बोलिए तो हम जवाब देंगे। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो पार्टी के अध्यक्ष भी आते रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात होगी। आपने एक चीज आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की, ऐसी खबर आ रही है ललन सिंह से मुलाकात। गलत बात है। क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं भाई, 100% गलत है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को दूसरे को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ
विकास पुरुष में मैं जो बोल रहा हूँ चिराग पासवान क्या बोल रहे हो अध्यक्ष है कि नहीं? नहीं बोलने का नहीं अभी तो आप यहाँ पर सांसद पशुपति पारस को सुन रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो स्थिति बनी उस पर उन्होंने नाखुशी जाहिर की। ये भी बताया कि स्पीकर से वो मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें अपने साथ जो 5 सांसद हैं उनका समर्थन पत्र भी दे चुके हैं। सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या अध्यक्ष बनेंगे, यानी क्या अब चिराग पासवान के हाथ से कमान निकलकर उनके हाथ में आएगी, तो इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर कहा कि मैंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बचाई है। चिराग से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब भविष्य में अगला कदम क्या होगा? क्या जेडीयू में जाएंगे या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है उसमें शामिल होंगे? तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन एलजेपी में बगावत की ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, आपको याद होगा जिस तरह से चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी ने जो तस्वीर एनडीए गठबंधन की बिहार में थी जिसमें जेडीयू के खिलाफ उन्होंने एलजेपी के उम्मीदवार उतार दिए थे, उससे जेडीयू में खासी नाराजगी थी। हालांकि खुद चिराग पासवान लगातार ये कहते थे कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वो हमेशा करते थे और कहते थे कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं। तो ये उस समय की परिस्थितियां थी। लेकिन आज बदले हुए दौर में जब चिराग पासवान के रहते हुए ही पार्टी में ये बगावत की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तो सवाल ये कि अब यहां से आगे क्या होगा? क्या ये 5 सांसद जेडीयू में शामिल हो जाएंगे? तो बिहार में एलजेपी में हुई इस बगावत की बात से जबरदस्त सियासी हलचल है। आपको सुनवाते हैं कि इस बगावत पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी जी। अशोक जी, खबर आपको भी मिली होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई है। चिराग पासवान के अलावा जो 5 सांसद थे उन लोगों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख के एक अलग मान्यता देने की भी बात कही है। अखबार के माध्यम से, आज सुबह के अखबार के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमको लगता है कि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी। तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल को आप कंसेंट में लेकर के कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करते तो उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। किस तरीके से आप डैमेज तो किया ही था जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में, आपको लगता है इससे भी पार्टी के अंदर उनकी नाराजगी थी क्या? जेडीयू को ही नहीं डैमेज किया, ये तो पूरा एनडीए को नकारात्मक राजनीति किया ना उन्होंने। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो चुनाव दूसरों को हराने के लिए। तो है कि जब तक आप पॉलिटिकल नकारात्मक राजनीति करिएगा, सकारात्मक राजनीति, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के जो लोग हैं उनकी भी अपनी राजनीतिक भविष्य है। वो तो रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद करीब 20 साल बाद देखिए ये टूट हुई है लोक जनशक्ति पार्टी में, एलजेपी में, और ऐसे में अब दोनों गुटों के बीच जोर आजमाइश भी चल रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, यहां से अब बड़ा सवाल ये है कि एलजेपी का भविष्य क्या होगा, लेकिन जिन 5 सांसदों की तरफ से बगावत हुई है वो जेडीयू में जाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलती है, ये तमाम तरह की जो कयास हैं वो अब लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एलजेपी में बगावत हुई है, लेकिन पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं उन्होंने ये कहा है कि पार्टी टूट नहीं रही है बल्कि पार्टी अपना नेतृत्व चेंज कर रही है। चिराग पासवान की जगह जो है पशुपति पारस जो है अब संसदीय दल के नेता होंगे। ये चिट्ठी कल 5 सांसदों ने जो है वो दे दी है और चुनाव आयोग में भी जाकर वो ये कहेंगे कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो अब पशुपति पारस होंगे। उनका ये कहना है चिराग पासवान पार्टी में रहे वो अच्छा है, लेकिन पार्टी जो है वो रामविलास पासवान के सपनों को पूरा नहीं कर रही थी और जो रामविलास पासवान ने जिन मकसद से जो है पार्टी को खड़ा किया था उस पर नहीं चल रही थी और जो गठबंधन था अंतिम समय पर जिस तरीके से बिहार में तोड़ा गया वो ठीक नहीं था और
पशुपति पारस ने अभी बात करते हुए ये कहा कि जो है नीतीश कुमार एक बहुत अच्छे नेता हैं और वो विकास पुरुष हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं हमेशा। तो ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान को जो है अलग थलग कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी एलजेपी जो है वो क्या जेडीयू में मर्जर हो रही है, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए अभी कुछ नहीं है, एलजेपी है, एनडीए के अंदर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताया जा रहा है कि इस पूरी बगावत के पीछे जो है वो जेडीयू का हाथ है, लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि ये उनकी आपसी जो है वो लड़ाई है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जब पार्टी पूरी तरीके से जो है वो उसमें आ जाएगी, उनके पक्ष में आएगी, तो उसके बाद जो है वो क्या जेडीयू जो है के अंदर एलजेपी का मर्जर हो जाएगा।